नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जय प्रक्रम के परिवहन वाले भाग से संबंधित टोटल 80 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जिसे जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों, क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जय प्रक्रम के परिवहन वाले भाग से संबंधित यह हमारा पार्ट 3 वाला वीडियो है, जिसमें हमने टोटल 80 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल किया है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, इस चैप्टर से संबंधित मैंने पहले भी पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला वीडियो बना चुका है। अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर से उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रश्न 100 से आगे के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा। तो आइए यहाँ पर हम सभी प्रश्न नंबर 101 पर चलने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 101 में कहा गया है, पौधों का परिवहन तंत्र किसकी अपेक्षा कम जटिल होता है। आप सभी को बताना है कि पौधों का परिवहन तंत्र किसकी अपेक्षा, किसकी तुलना में कम जटिल होता है। आपके ऑप्शन है जंतुओं की अपेक्षा, बैक्टीरिया की अपेक्षा, कवक की अपेक्षा या शैवाल की अपेक्षा। तो सही आंसर होगा दोस्तों जंतुओं की अपेक्षा। जंतु जगत में आने वाले जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी मनुष्य प्राणी हैं, जितने भी दोस्तों जीव प्राणी हैं, उन सभी का परिवहन तंत्र पौधों की तुलना में काफ़ी जटिल होता है। पौधों की तुलना में काफ़ी दोस्तों वो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि उनमें जो पाचन तंत्र की क्रिया होती है, या फिर श्वसन तंत्र की क्रिया होती है, या फिर उत्सर्जन तंत्र की जो क्रिया होती है वो बहुत ही जटिल होती है। किसकी तुलना में? तो पेड़ पौधों की तुलना में। दोस्तों, जैसा पेड़ पौधों में पाचन तंत्र होता है, जैसा पेड़ पौधों में दोस्तों परिवहन तंत्र होता है, जैसा पेड़ पौधों में उत्सर्जन तंत्र होता है, वैसा बिल्कुल भी जंतु जगत में आने वाले किसी भी जीव जंतु में ऐसा नहीं होता। जंतु जगत में आने वाले जितने भी प्राणी हैं, जितने भी दोस्तों जीव हैं, उनका पाचन तंत्र अर्थात उनका जो परिवहन तंत्र होता है वो काफ़ी दोस्तों जटिल होता है, अर्थात पेड़ पौधों से अलग होता है। बात आया समझ में? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जंतुओं की अपेक्षा। यहाँ पर बैक्टीरिया नहीं लेंगे, कवक नहीं लेंगे, शैवाल नहीं लेंगे, क्योंकि ये सभी एककोशिकीय जीव है। एककोशिकीय जीव में परिवहन तंत्र दोस्तों सरल होता है। एककोशिकीय जीवों का परिवहन तंत्र काफ़ी सरल होता है। लेकिन बात करें बहुकोशिकीय जीवों का, तो दोस्तों बहुकोशिकीय जीवों का जो परिवहन तंत्र होता है वो बहुत ही ज़्यादा जटिल होता है एककोशिकीय जीवों की तुलना में, या फिर पादप जगत में आने वाले पेड़ पौधों की तुलना में। ठीक है, इसलिए 101 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए इसमें आप लोगों से कहा गया है, पौधों को जीवित रहने और वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है। आप सभी को बताना है कि पौधों को जीवित रहने और वृद्धि के लिए अर्थात विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शन है केवल ऑक्सीजन, केवल जल, जल खनिज लवण और पोषक पदार्थ, या फिर केवल कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, पौधों को जीवित रहने के लिए और साथ ही उनके वृद्धि के लिए जल, जल में घुले हुए खनिज लवण और पोषक पदार्थों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए 102 का राइट आंसर क्या होगा? 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पोषक पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं? पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं दोस्तों भोजन से। जब भोज्य पदार्थ का पाचन होता है तो वहीं से पोषक पदार्थ की प्राप्ति होती है, और साथ ही पोषक पदार्थ की प्राप्ति जल में घुले हुए खनिज लवण की सहायता से भी हो जाती है। बात आया समझ में? तो यहाँ पर हमारा 102 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 103 नंबर के सवाल में दोस्तों,
स्थलीय पौधे जल और खनिज लवण कहाँ से प्राप्त करते हैं? स्थलीय पौधे कहने का मतलब स्थल पर उगने वाले पौधे, जमीन पर उगने वाले पौधे, जमीन पर अर्थात स्थल पर उगने वाले पौधे जल और खनिज लवण कहाँ से प्राप्त करते हैं? पत्तियों से, तनों से, मिट्टी से या फूलों से? तो 103 का सही आंसर होगा मिट्टी से। दोस्तों स्थलीय पौधों का जो जड़ होता है वो मिट्टी के अंदर आता है। स्थलीय पौधे अपने जड़ों के माध्यम से जड़ में उपस्थित मूल रोम के माध्यम से क्या करते हैं? जल और खनिज लवण प्राप्त करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? मिट्टी, क्योंकि मिट्टी के रिक्त स्थान में ही जल होता है और यही जल पेड़ पौधों के मूल रोमों में प्रवेश करता है और पेड़ पौधों को जल की प्राप्ति होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर 103 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए 104 नंबर के सवाल में क्या पूछा गया है? 104 नंबर के सवाल में पूछा गया है पौधों में जल और लवण किसके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? पौधों में जल और लवण अर्थात खनिज लवण किसके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, यही बताना है। आपके ऑप्शन है पत्तियों के द्वारा, मूल तंत्र के द्वारा, फल द्वारा या बीज द्वारा। तो राइट आंसर होगा मूल तंत्र के द्वारा। दोस्तों पेड़ पौधों के जड़ों में जो मूल होते हैं, जो मूल रोम होते हैं, उन्हीं के माध्यम से मिट्टी के रिक्त स्थानों में उपस्थित जल और उसमें घुले हुए खनिज लवण का अवशोषण होता है। बात आया समझ में? तो 104 का राइट आंसर क्या होगा? 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखेंगे। पेड़ पौधों के जड़ों में जो पतले पतले मूल रोम होते हैं, जो बाल जितने पतले पतले मूल रोम होते हैं, उनके जो अंतिम छोर होते हैं मूल टॉप, उन्हीं के माध्यम से मिट्टी के रिक्त स्थानों में उपस्थित जल का अवशोषण होता है। उन्हीं के माध्यम से जल मिट्टी से निकलकर पेड़ पौधों के आंतरिक भाग में प्रवेश कर पाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है पत्तियों में बने भोज्य पदार्थ को पौधे के सभी भागों तक कौन पहुंचाता है? पत्तियों में बनने वाले भोज्य पदार्थ को आप सभी जानते हैं दोस्तों कि पत्तियां ही क्या करती हैं? पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन का निर्माण करती है। पेड़ पौधों का जो रसोई घर होता है वो कौन होता है? तो वो होता है पत्ती, क्योंकि पेड़ पौधों के पत्तियों में ही भोजन का निर्माण होता है। पेड़ पौधों के पत्तियों में ही भोजन निर्मित होता है। तो आप सभी को बताना है कि पत्तियों में बने भोज्य पदार्थ को पौधे के सभी भागों तक कौन पहुंचाता है? तो मैंने आप लोगों को बता चुका है दोस्तों कि पेड़ पौधों के पत्तियों में बनने वाले भोज्य पदार्थ को पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों में पहुंचाने वाला ऊतक फ्लोएम होता है। अर्थात फ्लोएम नलिकाओं की सहायता से ही पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों में, पेड़ पौधों के सभी भागों में, सभी कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है शर्करा के रूप में। भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो शर्करा के रूप में, अर्थात जलीय रूप में होता है, तरल रूप में होता है। बात आया समझ में? हमारे शरीर में भोजन का जब पाचन हो जाता है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन संपूर्णतः जब हो जाता है दोस्तों, तब जाकर हमारा भोजन विलय पदार्थ के रूप में निर्मित होता है, अर्थात ग्लूकोज के रूप में निर्मित होता है। लेकिन पेड़ पौधों में ऐसा नहीं होता। पेड़ पौधों में पाचन की क्रिया नहीं पाई जाती। पेड़ पौधों में जब पाचन नहीं होता तो इनमें बिल्कुल भी पाचन तंत्र भी नहीं होता है। पाचन तंत्र ना होने के कारण दोस्तों पेड़ पौधों में पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी अंग नहीं होते हैं। पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो डायरेक्ट ही क्या करती हैं? वो डायरेक्ट ही सरल भोजन बनाती हैं। सरल यानी कि दोस्तों उसको पचाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों जब हम खाते हैं ना तो हमारा भोजन बिल्कुल भी सरल नहीं रहता, वो रहता है जटिल रूप में। जब पाचन तंत्र की सहायता से हमारे शरीर में उपस्थित पाचन तंत्र में भाग लेने वाले अंगों की सहायता से जब भोजन का संपूर्णतः पाचन होता है, तब जाकर भोजन अपने जटिल से सरल स्वरूप में आता है। लेकिन पेड़ पौधों के पत्तियों के द्वारा जब भोजन बनाया जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, तो दोस्तों जो भोजन है वो सरल रूप में ही बनता है। किस रूप में? तो शर्करा के रूप में, यानी कि सुक्रोज के रूप में। बताया समझ में? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? इसी को ग्लूकोज भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा
हमारा फ्लोएम, जिसको बल्कल कहते हैं। फ्लोएम को हिंदी में क्या बोलते हैं? बल्कल। दोस्तों मैंने अंग्रेजी में फ्लोएम लिख दिया है, आप सभी फ्लोएम जानते होंगे, लेकिन इसका हिंदी नाम है बल्कल। अगर आपके ऑप्शन में फ्लोएम ना रहे और बल्कल रहे तो आप सभी बल्कल याद रखिएगा। जाइलम का हिंदी नाम है दारू। क्या नाम है? दारू, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन मुख्य रूप से कौन करता है? तो ये भी मैंने आप लोगों को बता चुका है पिछले वीडियो के माध्यम से। पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों में जल का परिवहन कराने वाला ऊतक होता है जाइलम। ज से जाइलम और जय से जल। पेड़ पौधों के सभी भागों में जल का परिवहन कराने वाला ऊतक कौन होता है? तो जाइलम। जाइलम नलिकाओं की सहायता से ही पेड़ पौधों के सभी भागों में जल के बूंदों का स्थानांतरण होता है, अर्थात जल का परिवहन होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा बाबू? राइट आंसर होगा जाइलम, यानी कि दारू। तो ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न है बाबू, पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो सिंपल है, पौधों में खाद्य पदार्थ अर्थात खाने वाले पदार्थ यानी कि भोज्य पदार्थ। पेड़ पौधों में भोज्य पदार्थों का परिवहन यानी कि स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। फ्लोएम ऊतक में उपस्थित जो चालनी नलिकाएं हैं उन्हीं के माध्यम से होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ में आ रहा है ना? अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? आपको बताना है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, किस स्थान पर होती है। आपके ऑप्शन है तना, मूल, पतिया या फल। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संपादन के लिए क्लोरोप्लास्ट का होना बहुत ही आवश्यक है। और आपको यह भी पता होगा दोस्तों कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उन्हीं में केवल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। पेड़ पौधों के पत्तियों को छोड़कर ऐसा कोई अंग नहीं है जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसलिए दोस्तों जब पेड़ पौधों के पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो उसी में भोजन का निर्माण होता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पेड़ पौधे बिल्कुल भी अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। भोजन को बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संपादन के लिए क्लोरोप्लास्ट का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। बात है समझ में? इसीलिए पेड़ पौधों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण भोजन का निर्माण करती है। तो आप सभी याद रखेंगे कि पेड़ पौधों के केवल पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संपादन होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों पेड़ पौधों के सभी भागों में तना, शाखा, जड़, मूल और उसके बाद आपका हो जाएगा पत्तियां। पेड़ पौधों के सभी भागों में ही श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, श्वसन की क्रिया होती है, बाष्पोत्सर्जन की भी क्रिया होती है, लेकिन ज्यादातर बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पेड़ पौधों के पत्तियों से होती है। बताया समझ में? ऐसा नहीं है कि केवल और केवल पेड़ पौधों के पत्तियों से ही बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों से ही बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, सिवाय जड़ के, क्योंकि जड़ तो अंदर आता है, वहां से तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया तो नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें तना से या फिर हम बात करें शाखा से या बात करें पत्ती से, तो पत्ती से तो होता ही है, लेकिन हम तना और शाखा से बात करें तो वहां से भी बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। लेकिन श्वसन की क्रिया पेड़ पौधों के सभी भागों से ही होती है, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो तना हो, चाहे वो शाखा हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो पत्ती हो। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल और केवल पेड़ पौधों के पत्तियों में ही संपादित होती है। बिल्कुल भी मिस मत करना, मैं आप लोगों को सारा चीज तोड़ तोड़ कर बता रहा हूं, समझा रहा हूं, ताकि आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी सोल्व करने में कोई परेशानी ना उठानी पड़े। ठीक है, अगर ऐसे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाए बिहार बोर्ड के द्वारा, तो आप इन प्रश्नों का उत्तर सही सही दे सकें। तो दोस्तों चलिए यहां पर ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बोला गया है आगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए चौथी नहीं है, पौधों है ना। बोला गया है प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को किसकी आवश्यकता होती है?
दोस्तों आप सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को सबसे पहले जल की आवश्यकता होती है, जल में घुले हुए खनिज लवण की आवश्यकता होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संपादन के लिए आवश्यक गैस कौन होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसकी भी आवश्यकता होती है। इसलिए दिन में जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, वातावरण से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं। तो ये तीनों हो जाएगा, ये तीनों। साथ ही और क्या होगा? साथ ही दोस्तों क्लोरोफिल भी हो जाएगा और साथ ही साथ सूर्य का प्रकाश भी हो जाएगा। जल, खनिज लवण, यानी कि जल मानो ना, जल में खनिज लवण होता है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये सभी प्रकाश संश्लेषण के घटक हैं। ये सभी के सभी प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख घटक है। इनमें से अगर कोई एक घटक ना रहे, अगर इन चारों में से कोई भी एक घटक ना रहे बाबू, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिल्कुल भी संपादित नहीं होगी। क्लोरोफिल रहे और क्लोरोफिल रहे, ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रहे, जल रहे, लेकिन सूर्य का प्रकाश ना रहे, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिल्कुल भी संपादित नहीं होगी। उसी प्रकार से अगर हम बात करें, सूर्य का प्रकाश रहे, क्लोरोफिल रहे, कार्बन डाइऑक्साइड रहे और जल ना रहे, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिल्कुल भी संपादित नहीं होगी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर इन चारों में से कोई भी एक घटक अनुपस्थित हो जाएगा, नहीं रहेगा, तो उसके अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संपादन नहीं हो पाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संपादन के लिए चारों घटकों का होना बहुत ही आवश्यक है। बात है समझ में? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा बाबू? यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों को खनिज लवण कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधों को खनिज लवण प्राप्त होता है कहाँ से? तो दोस्तों वो प्राप्त होता है जड़ से, क्योंकि जड़ से जल का अवशोषण होता है और जल में ही खनिज लवण होते हैं। तो 110 का राइट आंसर क्या होगा? तो बाबू नहीं, पौधों को खनिज लवण कहाँ से प्राप्त होते हैं? मिट्टी से। मिट्टी में ही खनिज लवण होता है ना। मिट्टी के रिक्त स्थानों में उपस्थित जल में आयन होते हैं और ये आयन खनिज लवण के रूप में होते हैं, अर्थात खनिज लवण ही आयन के रूप में होते हैं। तो पेड़ पौधों को खनिज लवण कहाँ से प्राप्त होता है? तो मिट्टी से, याद रखेंगे। मिट्टी के रिक्त स्थान में उपस्थित जल के माध्यम से पेड़ पौधों को खनिज लवण की प्राप्ति होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 111 नंबर के सवाल में, पौधों में नाइट्रोजन और फास्फेट जैसे पदार्थ कहाँ से मिलते हैं? बताइए, पौधों में नाइट्रोजन और फास्फेट जैसे पदार्थ कहाँ से मिलते हैं? तो 111 का राइट आंसर होगा मिट्टी से। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नाइट्रोजन और फास्फेट जैसे पदार्थ आयन के रूप में जल में ही घुले रहते हैं और इसी जल से पेड़ पौधों को नाइट्रोजन और फास्फेट जैसे पदार्थों की प्राप्ति पोषक तत्व के रूप में हो जाती है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें कहा गया है, पौधों में जल एवं खनिज लवण के अवशोषण के लिए कौन सा तंत्र होता है? तो जाइलम नहीं, अवशोषण के लिए ना, पहुंचाने के लिए जाइलम होता है। पेड़ पौधों के सभी भागों में पहुंचाने के लिए, जल का परिवहन करने के लिए, जल को सभी भागों में विस्तृत करने के लिए बाबू होता है जाइलम। लेकिन यहाँ पर बात करें अवशोषण का, तो अवशोषण के लिए होते हैं मूल तंत्र। मूल तंत्र के भाग कौन कौन है? मूल तंत्र के भाग हैं मूल टोप, उसके बाद है विभजोयतोयक क्षेत्र, उसके बाद है मूल रोम, उसके बाद है परिपक्व क्षेत्र। बात है समझ में? ये सभी भाग है किसके? तो मूल तंत्र के। मूल तंत्र में जो मूल सिरा होता है या फिर जो मूल टोप होते हैं, उन्हीं के माध्यम से दोस्तों जल एवं खनिज लवण का अवशोषण किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? मूल तंत्र, रूट सिस्टम। 112 का बिल्कुल सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये मूल तंत्र कहाँ होते हैं? तो जड़ों में। जड़ों में दोस्तों मूल तंत्र उपस्थित रहते हैं। पेड़ पौधों के जड़ों में अनेक मूल तंत्र होते हैं। अनेक मूल तंत्र कहने का मतलब मूल तंत्र के जो भाग है, मूल सिरा है, वो बहुत सारे होते हैं, लाखों सिराएं होते हैं, ठीक है। और सिराओं के अंतिम छोर को, सिराओं के अंतिम बिंदु को कहा जाता है मूल टोप। क्या कहा जाता है? मूल टोप।
अगला प्रश्न है पौधों की जड़ें कैसी होती हैं, बताइए। पौधों की जड़ें कैसी होती है, तो काफ़ी शाखा युक्त है। पौधों की जड़ें काफ़ी शाखा युक्त होती है दोस्तों। जिस प्रकार से हमारे बाल पतले पतले होते हैं ना शाखा जैसा, ठीक इसी प्रकार से पौधों की जड़ें भी काफ़ी शाखा युक्त होती है। तो 113 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इनमें बहुत सारे मूलरोम होते हैं, ठीक है, बाल जितना पतला। आगे जो प्रश्न है 114 नंबर में, इसमें कहा गया है जड़ की शाखा के अंतिम छोर को क्या कहते हैं, तो मूल टॉप मैंने अभी बताया। जड़ की शाखा के अंतिम छोर को, अंतिम बिंदु को मूल टॉप कहा जाता है। इसी टॉप से दोस्तों मिट्टी के रिक्त स्थान में उपस्थित जल में जो आयन होते हैं वो मूल टॉप में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, मूल टॉप में अवशोषित हो जाते हैं। जब आयन अवशोषित हो जाते हैं तो मूल टॉप के जल और मिट्टी के रिक्त स्थान में उपस्थित जल के आयन में अंतर उत्पन्न हो जाता है। अंतर उत्पन्न होने के कारण ही दोस्तों जो मिट्टी के रिक्त स्थान में उपस्थित जल हैं वो जल मूल टॉप में प्रवेश कर जाते हैं, पेड़ पौधों के मूल सिराओं में प्रवेश कर जाते हैं, ताकि अंतर समान हो जाए, अर्थात सांद्रता समान हो जाए, नियत हो जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जड़ के प्रत्येक मूल सिरा के अंत में क्या पाया जाता है, तो मूल टॉप। जड़ के प्रत्येक मूल सिरा के अंत में मूल टॉप पाया जाता है। यही आखिरी छोर होता है, यही अंतिम छोर होता है, मूल तंत्र का यही अंतिम भाग होता है। तो 115 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है मूल सिरा का कौन सा भाग सक्रिय रूप से विभाजित होता है। सक्रिय रूप से विभाजित होने वाला जो भाग है बाबू, उसका नाम है विभजोदोयक क्षेत्रक। विभजोदोयक क्षेत्र, क्या नाम है, विभजोदोयक क्षेत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 116 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 117 नंबर सवाल है मूल की लंबाई में वृद्धि किस क्षेत्र में आती है। मूल की लंबाई में वृद्धि क्षेत्र में आती है बाबू। जो मूल तंत्र का वृद्धि क्षेत्र होता है उसमें मूल की लंबाई में वृद्धि होती है, मूल की लंबाई में विकास होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, वृद्धि क्षेत्र। 117 का बिल्कुल सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है मूल के किस भाग से बाल समान संरचनाएं निकलती है। मूल के कौन से भाग से बाल समान संरचनाएं निकलती है, तो सही आंसर होगा मूल रोम क्षेत्र से। मूल रोम क्षेत्र में बाबू बहुत सारे आप लोगों को मूल रोम देखने को मिल सकते हैं। पेड़ पौधों के मूल तंत्र में जो मूल रोम क्षेत्र वाला भाग है उस भाग में बहुत सारे पतले पतले बाल जितना दोस्तों मूल रोम होते हैं जो मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। तो मूल के मूल रोम क्षेत्र से ही बाल समान संरचनाएं निकलती हैं। तो राइट आंसर 118 का बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 119 नंबर में पौधों में जल का अधिकांश अवशोषण कहाँ से होता है। मूल रोम क्षेत्र से। मूल रोम क्षेत्र में बहुत सारे पतले पतले बाल जितना मूल होते हैं, ठीक है, मूल सिराएं होते हैं। मूल सिराओं के माध्यम से ही मिट्टी के रिक्त स्थान में उपस्थित जल का अवशोषण किया जाता है, जल का खिंचाव किया जाता है। तो राइट आंसर 119 का होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मूल रोम का मुख्य कार्य क्या है। मूल रोम का मुख्य कार्य है जल का अवशोषण करना। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जल का अवशोषण करना, मिट्टी के रिक्त स्थान में उपस्थित जल को खींचना। तो 120 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर बाबू 121 नंबर में पौधों की जड़ें मिट्टी को पकड़कर रखने का कार्य किस क्षेत्र से करती है, बताइए। मूल रोम, देखिए बाबू मूल तंत्र क्षेत्र में, मूल तंत्र में ऐसा कौन सा क्षेत्र है, मूल तंत्र में ऐसा कौन सा भाग है जो पौधों की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखने का कार्य करती है। तो सही आंसर 121 का होगा यहाँ पर परिपक्वता क्षेत्र। क्या होगा, परिपक्वता क्षेत्र। यानी कि यह क्षेत्र काफ़ी क्या होता है, सख्त होता है, काफ़ी मोटा होता है, काफ़ी दृढ़ होता है, काफ़ी मजबूत होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ना। यही क्षेत्र जब ऊपर बढ़ता है ना ऊपर, तो इसी को हम तना कहते हैं, तना। अगला है बाबू, कोई पूछेगा कि मूल तंत्र का प्रारंभिक क्षेत्र कौन है, तो आप बताना परिपक्वता क्षेत्र। क्या होगा, परिपक्वता क्षेत्र। यही मूल तंत्र का प्रारंभिक क्षेत्र है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल पर बायोलॉजी पढ़ाया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं।
उसका लिस्ट मेरे चैनल पर है ऑलरेडी अपलोडेड। अगला है 122 नंबर में मूल टोप का कार्य। मूल टोप का कार्य क्या है? तो भैया मूल टोप का जो कार्य है वो है मिट्टी में बढ़ते समय जड़ की रक्षा करना। मिट्टी में बढ़ते समय जड़ की क्या करना? रक्षा करना। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि मूल टोप से जो जड़ होता है वो बढ़ना बंद हो जाता है, ठीक ना। मूल टोप ही जड़ों के मूल सिराओं का अंतिम बिंदु होता है, अंतिम छोर होता है। देखिए अगला प्रश्न है मूल रोम क्षेत्र की विशेषता है। मूल रोम क्षेत्र की विशेषता क्या है बताइए? मूल रोम क्षेत्र की विशेषता क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल का अवशोषण करना। जल को मिट्टी के रिक्त स्थानों में उपस्थित अवशोषित करना, ठीक ना। मिट्टी के रिक्त स्थानों में उपस्थित जो जल होते हैं, जो भूमिगत जल होते हैं, उन्हीं का अवशोषण करना। उन्हीं का अवशोषण करना किसका काम होता है? तो मूल रोम क्षेत्र का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है मेरिस्टमी क्षेत्र की कोशिकाएं कैसी होती हैं? मेरिस्टमी क्षेत्र की कोशिकाएं कैसी होती है? तो सक्रिय रूप से विभाजित। 124 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मेरिस्टमी क्षेत्र यानी कि विभजितोयक क्षेत्र है। मेरिस्टमी क्षेत्र को ही विभजितोयक क्षेत्र कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब वो विभाजित हो रही हैं तो इसका मतलब कि सक्रिय रूप से विभाजित होगा। अगला प्रश्न है परिपक्वता क्षेत्र का कार्य क्या है? तो मिट्टी को कस के पकड़ कर रखना, ठीक है। परिपक्वता क्षेत्र का काम है मिट्टी को पकड़ कर रखना। 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप सभी याद रखेंगे परिपक्वता क्षेत्र के कारण ही पेड़ पौधों की जड़ें क्या होती हैं? मिट्टी में उपस्थित रहती हैं और पेड़ पौधे बाबू इन्हीं क्षेत्रों की सहायता से क्या रहते हैं? इन्हीं क्षेत्रों की सहायता से खड़े रहते हैं, ठीक है। इन्हीं क्षेत्रों की सहायता से खड़े रहते हैं, उन्हें मजबूती प्रदान होती है। अगला प्रश्न है जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज का परिवहन किस दिशा में होता है? बाबू जल नहीं जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं जल में घुले हुए खनिज लवण का परिवहन होता है एक ही दिशा में, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं मिट्टी में। मिट्टी के रिक्त स्थानों में उपस्थित जल का अवशोषण पेड़ पौधों के मूल रोम के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों जब मूल रोम के द्वारा पेड़ पौधों के जब मूल रोम के द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण किया जाएगा तो जल कहाँ बढ़ेगा? जल ऊपर की ओर बढ़ेगा। और ऊपर में ही क्या है? ऊपर में ही शाखा है, ऊपर में ही दोस्तों तना है, ऊपर में ही बहुत सारी पत्तियां हैं, ऊपर में ही फूल हैं, ऊपर में ही फल हैं। तो ये जल ऊपर की ही ओर आगे बढ़ेगा, एक ही दिशा में ऊपर आगे बढ़ेगा। अगर इधर कोई बाबू तना होगा तो इधर प्रवेश कर जाएगा, इधर कोई तना होगा तो जल इधर प्रवेश कर जाएगा, इधर तना होगा तो इधर प्रवेश कर जाएगा। और तना के साथ जितनी भी पत्तियां रहेंगी, जितनी भी तना के साथ जुड़ी हुई पत्तियां रहेंगी, सभी पत्तियों तक पहुंच जाएगा, सभी पत्तियों तक चला जाएगा। बात आया समझ में? तो आप सभी समझ के रखना कि पेड़ पौधों के आंतरिक भागों में जाइलम ऊतक की सहायता से जल का परिवहन एक ही दिशा में होता है, केवल और केवल ऊपरमुखी दिशा में होता है। और जल के परिवहन के लिए बिल्कुल भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह एक प्रकार का सक्रिय परिवहन नहीं होता बल्कि निष्क्रिय परिवहन होता है। सक्रिय परिवहन में ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ना कि निष्क्रिय परिवहन में। अगर हम बात करें भोजन का तो दोस्तों पेड़ पौधों के फ्लोएम ऊतक के द्वारा जब पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों में भोजन का स्थानांतरण कराया जाता है तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि फ्लोएम ऊतक के द्वारा, फ्लोएम के चालनी नलिकाओं के द्वारा भोजन का स्थानांतरण कराना एक प्रकार का सक्रिय क्रिया होता है। बताया समझ में? इसलिए इस क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा पेड़ पौधों के एटीपी से प्राप्त होती है, एटीपी अणुओं से प्राप्त होती है। जिस प्रकार से हम जैसे जीवों को एटीपी अणुओं से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप लोग समझ कर रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज का परिवहन किस दिशा में होता है? तो बाबू ऊपर है ना, ऊपर। तो देखिए कोई भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। अगर आप किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकिएगा तो उस वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करेगी, यानी कि नीचे की ओर आकर्षित करेगी। पृथ्वी ऊपर के किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचेगी, वस्तुएं नीचे की ओर आकर्षित होंगी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, जिस बल से खींचती है उसे कहते हैं गुरुत्व बल, और उसके इस सिद्धांत को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कोई वस्तु या कोई पिंड ऊपर की ओर आगे बढ़ता है तो हम उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध,
ठीक है, कोई भी अगर वस्तु या पिंड या कण धरती पर आने के बजाय धरती से ऊपर जाने लगता है तो उसे कहा जाता है कि यह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहा है। तो जब पेड़ पौधों के तना के माध्यम से, पेड़ पौधों के जड़ों से होते हुए, पेड़ पौधों के जड़ों के माध्यम से तना से होते हुए जब जल के बूंदे ऊपर की ओर आगे बढ़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यह नीचे नहीं आ रहे हैं दोस्तों, इन बूंदों को नीचे आना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, लेकिन ये नीचे आने के बजाय ऊपर जाते हैं, अर्थात गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जड़ से ऊपरी भाग तक जल के ऊपर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो रासाकर्षण, रासाकर्षण या परासारण कहते हैं, नहीं रासाकर्षण या बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। रासाकर्षण करेक्ट आंसर होगा। पेड़ पौधों के जड़ों के माध्यम से तना से होते हुए जब जल की बूंदें ऊपर की ओर आगे बढ़ती है तो यह क्रिया क्या कहलाती है बाबू? जल की बूंदें जब ऊपर की ओर, ऊपरमुखी दिशा में जब आगे की ओर संचरित होती है, आगे की ओर बढ़ती है, तो इसे कहा जाता है रसाकर्षण। तो 127 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में जल एवं खनिज का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है? तो जाइलम, जाइलम ऊतक के द्वारा पेड़ पौधों के सभी भागों में जल एवं उसमें घुले हुए खनिज लवण का परिवहन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, जाइलम में कौन सी संरचनाएं जल के वहन में सहायक होती है? जल के वहन में सहायक होने वाली जाइलम की कौन सी संरचना है बाबू? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जाइलम वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। क्या होगा? जाइलम वाहिकाएं और वाहिनिकाएं बाबू। पेड़ पौधों के जाइलम ऊतक की जाइलम वाहिकाएं और वाहिनिकाएं एक पाइप की तरह काम करती है, एक नली की तरह काम करती है। दोस्तों आप जानते हैं कि पाइप में क्या होता है? पाइप में मार्ग होता है, पाइप में दोस्तों तरल पदार्थों को जाने के लिए रास्ता होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें जाइलम ऊतक का, तो जाइलम ऊतक में भी क्या होता है? जाइलम ऊतक में भी बीच में खाली स्थान होता है, बीच में रिक्त स्थान होता है, जिसके माध्यम से जल ऊपर की ओर आगे बढ़ता है। तो जो आप रिक्त स्थान वाले पाइप देख रहे हैं, जो आप रिक्त स्थान वाले पाइप देख रहे हैं, इसी पाइप को कहा जाता है वाहिकाएं। और यही जब वाहिकाएं पत्तियों में, शाखाओं में जाकर पतले पतले रूप में बाबू परिवर्तित हो जाती है, काफ़ी पतला हो जाती है, काफ़ी नालिका के रूप में परिवर्तित हो जाती है, पतली पतली नलिकाओं के रूप में विभक्त हो जाती है, तो उन्हें ही कहा जाता है जाइलम वाहिनिकाएं। क्या कहा जाता है? जाइलम वाहिनिकाएं। बताया समझ में? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पुष्पीय पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है? पुष्पीय पौधों की बात यहाँ पर किया जा रहा है, अर्थात ऐसे पौधों की बात किया जा रहा है जिससे पुष्प निकलता है। तो सही आंसर इसका होगा बाबू हमारा ऑप्शन नंबर सी, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं दोनों के द्वारा। पुष्पीय पौधों में जल एवं उसमें घुले हुए खनिज लवण का बाबू वितरण अर्थात परिवहन वाहिनिकाएं और वाहिकाएं दोनों के द्वारा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपुष्पी पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऐसे पौधों को बताना है जिसमें बिल्कुल भी पुष्प नहीं खिलते हैं। बिना पुष्प वाले पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो केवल और केवल दोस्तों वाहिनिकाओं के द्वारा, पतली पतली नलिकाओं के द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दारू वाहिकाएं यानी कि जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की होती हैं? तो जाइलम वाहिकाएं दोस्तों निर्जीव, लंबी और काष्ठमय होती हैं। यानी कि जो जाइलम वाहिकाएं हैं उसमें बिल्कुल भी कोशिका नहीं होता। कोशिका जब नहीं होता तो बाबू आप समझ सकते हैं कि वो वाहिका मृत होगा। जिस स्थान पर कोशिका ना हो वह स्थान मृत ही कहलाएगा। बताया समझ में? जाइलम वाहिकाओं में जब कोशिका के केंद्रक और कोशिकांग और कोशिका द्रव नष्ट हो जाते हैं तो वहाँ की कोशिकाएं भी मृत हो जाती हैं। कोशिकाएं मृत हो जाने के कारण हम कहते हैं कि जाइलम जो ऊतक है वो भी क्या है? एक प्रकार का मृत ऊतक है। ठीक है, तो दोस्तों 132 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे।
ये डायरेक्ट नहीं होता। जब नया नया जाइलम ऊतक बनता है ना, जब नया नया जाइलम ऊतक का निर्माण होता है तो उसमें कोशिका भी होते हैं, और जब कोशिका होता है तो कोशिका द्रव्य, कोशिकांग और केंद्रक होगा ही होगा। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ धीरे धीरे जाइलम ऊतक पुराने होते जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे दोस्तों जाइलम ऊतक की कोशिकाएं मृत होती जाती हैं, अर्थात जाइलम ऊतक की कोशिका में उपस्थित कोशिकांग और जो कोशिका द्रव्य है वो नष्ट होने लगते हैं। नष्ट होने के कारण ही सारे के सारे जाइलम ऊतक मृत हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दारू वाहिकाएं लंबी नालिका क्यों बन जाती है? दारू वाहिकाएं, जाइलम वाहिकाएं लंबी नालिका क्यों बन जाती है? तो सिरों की भित्तियों के नष्ट हो जाने से, सिरों की भित्तियों के नष्ट हो जाने से लंबी नालिका बन जाती है। दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ, यह जाइलम ऊतक है, ठीक है। तो इधर देखिए, इधर इधर ऐसे ऐसे ये रहता है कोशिका, दोनों तरफ कोशिका रहता है। दोनों तरफ क्या रहता है बाबू? कोशिका रहता है। तो जब ये दोनों के दोनों तरफ की कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, दोनों तरफ की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, तो ये सभी के सभी क्या होती हैं? सभी अपने अस्तित्व को खो लेती हैं। जब इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, ऐसे रहता है, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, फिर ऐसे देखो, ऐसे फिर ऐसे। तो जब ये सारे कोशिकाएं मर जाते हैं ना, तो दोस्तों बीच में खाली स्थान बच जाता है, खाली स्थान, रिक्त स्थान बच जाता है। क्या करने के लिए? तो पानी के स्थानांतरण के लिए, पानी का परिवहन करने के लिए। ठीक है, आइए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं, सिरों की भित्तियों के नष्ट हो जाने से। अगला प्रश्न है, जाइलम वाहिनिकाओं की विशेषता क्या है? बताइए बाबू, जाइलम वाहिनिकाओं की विशेषता क्या है? जाइलम वाहिनिकाओं की जो विशेषता है वो है लंबी, पतली, तुर्क, आकृतिक और निर्जीव। जाइलम वाहिनिकाएं लंबी होती हैं, पतली होती हैं, तुर्क होती हैं, आकृतिक होती है, यानी कि इनकी आकृति विभिन्न प्रकार की होती है, और निर्जीव होती है, क्योंकि उनमें कोई कोशिका नहीं पाया जाता, कोई साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। ठीक है, जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, जल एक वाहिनिका से दूसरी में कैसे जाता है? जल एक वाहिनिका से दूसरी में कैसे जाता है? तो राइट आंसर 135 के यहाँ पर क्या होगा? तो गर्त के द्वारा। किसके द्वारा? गर्त के द्वारा। गर्त के द्वारा, पिट्स के द्वारा ही जल एक वाहिनिका से दूसरी वाहिनिका में जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, जड़ों में जल एवं खनिज का अवशोषण कौन करता है? तो मूल टॉप। 136 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाबू यहाँ पर मूल रोम ले लेना, क्योंकि मूल रोम क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ना, पेड़ पौधों के मूल तंत्र का जो भाग आप मूल रोम क्षेत्र देख रहे हैं, तो मूल क्षेत्र में आने वाले जितने सारे पतले पतले मूल रोम होते हैं, उन्हीं के माध्यम से अधिकांश पेड़ पौधों के द्वारा, उन्हीं के माध्यम से अधिकांश बाबू मिट्टी के रिक्त स्थानों में उपस्थित जल का अवशोषण किया जाता है। तो यहाँ पर मूल टॉप की जगह पर हम मूल रोम लेकर चलेंगे, क्योंकि मूल रोम की सहायता से ही अधिकांश मात्रा में जल का अवशोषण किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, जड़ों में जल का अवशोषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? जड़ों में जल का अवशोषण, जड़ों में जल का खिंचाव जो होता है वो होता है प्रसारण क्रिया के द्वारा, ऑस्मोसिस क्रिया के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जड़ों में खनिज लवण का अवशोषण किस प्रक्रिया से होता है? तो दोस्तों पेड़ पौधों के जड़ों में खनिज लवण का अवशोषण जो होता है वो होता है विसरण क्रिया के द्वारा, यानी कि डिफ्यूजन क्रिया के द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विसरण याद रखेंगे। ठीक है, जो जल होता है वो जल यानी कि खनिज, जल में घुले हुए जो खनिज लवण होते हैं वो क्या करते हैं कि वो उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर क्या करते हैं? नहीं, उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जड़ की कोशिकाएं मृदा से आयन किस प्रकार प्राप्त करती है? जड़ की कोशिकाएं मृदा से आयन सक्रिय रूप से प्राप्त करती है। किस रूप से? सक्रिय रूप से प्राप्त करती है। तो 139 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, जड़ और मृदा में आयन सांद्रण में अंतर क्यों होता है? क्योंकि जड़ सक्रिय रूप से आयन खींचती है। आयन के रूप में क्या खींचती है? तो खनिज लवण।
खनिज लवण को ही आयन के रूप में पेड़ पौधों के जड़ों के मूल रोम आकर्षित करती है, अवशोषित करती है। इसी कारण जड़ और मृदा में आयन सांद्रण में अंतर उत्पन्न हो जाता है। जब पेड़ पौधों के जड़ और मृदा के आयन के सांद्रण में अंतर उत्पन्न हो जाता है, असमानता उत्पन्न हो जाता है, तो मिट्टी के रिक्त स्थान में उपस्थित आयन वाले जल है ना, जिस जल के आयन में अंतर उत्पन्न होता है उसी आयन का जो जल होता है वो पेड़ पौधों के जड़ों के मूल रोम में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, ताकि सांद्रता समान हो जाए। तब तक प्रवेश करता है जब तक कि सांद्रता समान ना हो जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें कहा गया है आयन सांद्रण में अंतर उत्पन्न होने पर क्या होता है। आयन सांद्रण में अंतर उत्पन्न होने पर मिट्टी से जल चला आता है पेड़ पौधों के मूल रोम में, अर्थात पेड़ पौधों के मूल रोम में प्रवेश कर जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृदा से जल मूल में प्रवेश करता है। तो 141 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है बाबू, जल एवं खनिज लवण किस प्रक्रिया से मूल रोमों में पहुंचते हैं। जल एवं खनिज लवण जिस प्रक्रिया से मूल रोम में प्रवेश करते हैं उस प्रक्रिया का नाम बताना है। तो मैंने बता चुका है, इसका राइट आंसर होगा बाबू विसरण। विसरण के द्वारा ही, ठीक है, डिफ्यूजन के द्वारा ही जल एवं उसमें घुले हुए खनिज लवण पेड़ पौधों के मूल रोमों में प्रवेश करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, जल एवं खनिज रोमों से किस क्रम में आगे बढ़ते हैं। जल एवं खनिज, हम गलत बोल रहे हैं आप लोगों को, देखिए इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, जल एवं खनिज रोमों से यानी पेड़ पौधों के मूल रोमों से ना, जल एवं खनिज लवण पेड़ पौधों के मूल रोमों से किस क्रम में आगे बढ़ते हैं, यही आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, जब मूल रोम में मिट्टी से जल प्रवेश करता है ना, तो सबसे पहले वो प्रवेश करता है किस में, सबसे पहले वो मूल रोम में प्रवेश करता है, और मूल रोम में प्रवेश कर उसके बाद वो प्रवेश करता है एपिडर्मिस में, ऊपरी त्वचा में, ठीक ना, ऊपरी त्वचा में, बाह्य त्वचा में प्रवेश करता है। उसके बाद कार्टेक्स में प्रवेश करता है, कार्टेक्स के बाद आंतरिक त्वचा में प्रवेश करता है जिसको एंडोडर्मिस कहते हैं, और एंडोडर्मिस से होते हुए वो बाबू संवहनी बंडल के जाइलम ऊतक में प्रवेश करता है। तो राइट आंसर क्या होगा बाबू, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला ना, बी वाला। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर सही है, लेकिन कार्टेक्स यहाँ पर आएगा और उसके बाद एंडोडर्मिस आएगा, इसलिए सही नहीं है, तो हाई सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल रोमों से जाइलम तक पहुंचने में जल एवं खनिज किन संरचनाओं से गुजरते हैं। मूल रोमों के द्वारा जाइलम तक पहुंचने में जल एवं खनिज लवण किन संरचनाओं से होकर गुजरते हैं। तो अभी मैंने बताया एपिडर्मिस, कार्टेक्स और एंडोडर्मिस, उसके बाद ही वो संवहनी मंडल में प्रवेश करके जाइलम ऊतक में प्रवेश करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, जड़ के किस ऊतक में जल एवं खनिज अंततः पहुंच जाते हैं। बताइए, जड़ के किस ऊतक में जल एवं खनिज अंततः पहुंच जाते हैं। तो भैया जाइलम। 145 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवहनी बंडल के जाइलम ऊतक में अंततः प्रवेश कर जाते हैं, और फिर इसी जाइलम ऊतक की सहायता से पेड़ पौधों के सभी भागों में जल का स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न है 146 नंबर में, जड़ों से ऊपर जल और खनिज के जाने की प्रक्रिया को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं। जड़ों से ऊपरमुखी दिशा में जल और खनिज लवण को जाने की प्रक्रिया को सामूहिक रूप से कहते हैं बाष्पोत्सर्जन। 146 का राइट आंसर बाष्पोत्सर्जन ना होगा, रसाकर्षण होगा, रसाकर्षण होगा जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जल की बूंदों का पेड़ पौधों की जड़ों से मूल रोम से होते हुए, तना से होते हुए ऊपर दिशा में संचरित करना ही रसाकर्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं किस प्रकार का जाल बनाती है। बताइए, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं किस प्रकार का जाल बनाती है। तो सतत जाल बनाती है।
पेड़ पौधों के जाइलम ऊतक की वाहिनिकाएं और वाहिकाएं बाबू पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों में ही सतत जाल बनाती है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में जो सीरा और धमनियां है वो अपना सतत जाल बनाती है, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों में ही वाहिनिकाएं और वाहिकाएं सतत जाल बनाती है। सतत जाल कहने का मतलब है उनसे निरंतर जल का प्रवाह होते रहता है, जल का स्थानांतरण होते रहता है। अगर दोस्तों सभी भागों में पेड़ पौधों के संपूर्ण अंगों में जाइलम वाहिनिकाओं या वाहिकाओं का सतत जल ना हो तो पेड़ पौधों के सभी भागों तक जल नहीं पहुंच पाएगा, जल का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है इसमें आते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है इसमें आने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, पतियों में पहुंचकर जाइलम वाहिकाएं क्या करती है। पतियों में पहुंचकर जाइलम वाहिकाएं दोस्तों क्या करती है, तो बाष्पोत्सर्जन। 148 का राइट आंसर होगा ना, बाष्पोत्सर्जन नहीं करती है, शाखित। पतियों में पहुंचकर जाइलम वाहिकाएं शाखित हो जाती है, शाखित यानी कि शाखा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जीवित हो जाती है, जीवित याद रखेंगे। पतियों के साथ जो जाइलम ऊतक होता है ना वो शाखित हो जाती है या फिर पतले पतले नलिकाओं के रूप में परिवर्तित हो जाती है, शाखा के रूप में हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है अपुष्पी पौधों में किस संरचना की अनुपस्थिति रहती है। अपुष्पी पौधों में जो वाहिनिकाएं है ना, वाहिनिकाएं इनकी ही बाबू अनुपस्थिति रहती है, इसी संरचना की अनुपस्थिति रहती है। वाहिनिकाएं नहीं, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं तो हो जाएगा पतला पतला नली, वाहिकाएं होगा, वाहिकाएं। अपुष्पी पौधों में वाहिकाएं वाली संरचना का अनुपस्थिति होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है जल एवं खनिज का अवशोषण पौधों में क्यों आवश्यक है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संपादन के लिए जल का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संपादन के लिए जल ना हो तो दोस्तों ऐसे में बिल्कुल भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संपादन नहीं हो पाएगा। तो राइट आंसर 150 का क्या हो जाएगा, तो 150 का हो जाएगा जीवित रहने और वृद्धि के लिए। 150 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जीवित रहने और वृद्धि के लिए अगर भोजन ना बनेगा और भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति ना होगी तो पेड़ पौधे जीवित नहीं रहेंगे। आज जब तक दोस्तों भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी, भोजन से जब तक हार्मोन्स नहीं बनेंगे, कोशिकाओं का विकास नहीं होगा तो पेड़ पौधों में वृद्धि भी नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों जो जल एवं खनिज लवण का अवशोषण है वो पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगला प्रश्न है पौधों में जाइलम वाहिकाओं की दीवार किससे सुदृढ़ होती है, किससे मजबूत होती है। तो लिग्निन, किससे, लिग्निन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिसको कास्ट कहते हैं हिंदी में। संस्कृत शब्द है कास्ट, हिंदी में लकड़ी कहते हैं ना। 150 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला जो प्रश्न है आप लोगों का 150 हो गया ना, हाँ 150 का 150 हम 2 बार बता दिए हैं, 2 बार ना, अच्छा 2 बार हो चुका है। चलिए इसमें आते हैं। 151 नंबर सवाल में कहा गया है रासाकर्षण की रफ्तार किस पर निर्भर करती है। रासाकर्षण की जो रफ्तार है अर्थात बाष्पोत्सर्जन क्रिया का जो रफ्तार है वो निर्भर करता है किस पर, तो दोस्तों बाष्पोत्सर्जन की दर पर। किस पर, बाष्पोत्सर्जन की दर पर। बाष्पोत्सर्जन की दर कम होगा तो रासाकर्षण भी कम होगा, रासाकर्षण की रफ्तार भी कम होगा। बाष्पोत्सर्जन का दर ज़्यादा होगा तो रासाकर्षण की रफ्तार भी ज़्यादा होगा अर्थात अधिक होगा। तो 151 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों तेजी से बाष्पोत्सर्जन करने वाले पौधों में जल कितनी गति से बहता है। आपके ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर प्रति मिनट, 25 सेंटीमीटर प्रति मिनट, 50 सेंटीमीटर प्रति मिनट या 75 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो 152 का राइट आंसर होगा 75 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है 153 नंबर के सवाल में जिम्नोस्पर्म पौधों में रासाकर्षण की गति कितनी होती है। जिम्नोस्पर्म पौधों में रासाकर्षण की जो गति होती है
वो होती है 10 सेंटीमीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 10 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है जल की बूंदें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, मूल द्वारा अवशोषित कुल जल का कितना प्रतिशत पौधे अपने कार्यों में उपयोग करते हैं? बहुत ही कम। अगर 100% पेड़ पौधों के मूल रोम के द्वारा अगर मिट्टी से 100% जल का अवशोषण किया जाता है तो उसमें से केवल 10% जल ही पेड़ पौधे अपने उपभोग के लिए यूज करते हैं। बाकी 90% जल बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पत्तियों के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 10 से 15 ले लो। 154 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 10 से 15। मूल द्वारा अवशोषित कुल जल का कितना प्रतिशत? कुल जल का कितना प्रतिशत है? जितना जल ले रहा है ना उसका कितना प्रतिशत पौधे अपने कार्यों में उपयोग करता है? तो 154 का राइट आंसर 1 से 2% ले लो। बहुत कम जी, 102% ले लो। 102% सही होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 102%। ठीक ना। देखिए अगर 102% नहीं दिया रहेगा ना तो आप 10 से 15% ले लेना, लेकिन 1 से 2% दिया है तो आप 1 से 2% लेना, क्योंकि बहुत ही कम दोस्तों वो जल का उपभोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संपादन के लिए ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में अवशोषित जल का अधिकांश भाग कहाँ चला जाता है? पौधों में अवशोषित जल का अधिकांश भाग बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। किस रूप में? तो जल वाष्प के रूप में। तो राइट आंसर 155 का होगा, ऑप्शन नंबर सी। वातावरण में जल वाष्प के रूप में चला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्तियों से जल वाष्प किस प्रक्रिया द्वारा वातावरण में निकलता है? तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पत्तियों से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है बाबू, पत्तियों से जल वाष्प मुख्य रूप से किस संरचना द्वारा बाहर निकलता है? तो ऑस्टोमेटा। पेड़ पौधों के पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे दोस्तों छिद्र होते हैं, जिन्हें ऑस्टोमेटा अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में रंध्र कहा जाता है। तो 157 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑस्टोमेटा। पेड़ पौधों के छोटे छोटे रंध्रों के द्वारा ही जो जल की बूंदें होती हैं वो जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में चली जाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, पत्तियों की कोशिकाओं से बाष्पीकरण होने पर क्या उत्पन्न होता है? पेड़ पौधों में ठंडक। पेड़ पौधों में ठंडक उत्पन्न होता है बाबू। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में उपस्थित रहते हैं। पेड़ पौधों पर सूर्य का प्रकाश काफ़ी तेज पड़ता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश के कारण जब पेड़ पौधों पर तापमान पड़ता है, पेड़ पौधों के शरीर का तापमान जब बढ़ जाता है तो ऐसे में दोस्तों पेड़ पौधों का शरीर में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। पेड़ पौधों के शरीर में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, अर्थात इनके तापमान में असमानता हो जाती है, इनके तापमान में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। जब बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण पेड़ पौधों को ठंडक पहुंचता है। ठंडक पहुंचने के कारण ही पेड़ पौधों के तापमान में संतुलन कायम बना रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर बोला क्या चाहिए? पत्तियों की कोशिकाओं से बाष्पीकरण होने पर क्या उत्पन्न होता है? अरे चूषण बल। चूषण बल, चूषण बल मतलब देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो बाष्प, आप लोग समझना है। यहाँ पर मान लो यहाँ पर पत्ती है, ठीक ना, तो यहाँ से अगर एगो जल का बूंद निकल रहा है ना, बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जब एक जल की बूंद वायुमंडल में बाहर निकल रहा है तो यह जल की बूंद क्या करेगा कि अपने पिछले वाले जल की बूंद को खींचेगा। इसी को बोलते हैं चूषण बल। और ये क्या करेगा? पिछले वाले जल की बूंद को खींचेगा, ये पिछले वाले जल की बूंद को खींचेगा, ये पिछले वाले जल की बूंद को खींचेगा। इसी प्रकार से प्रत्येक जल की बूंदे अपने पिछले वाले जल की बूंदों को खींचेंगे। जिस बल से खींचेंगे उसी बल को कहा जाएगा आकर्षण बल या फिर चूषण बल। बात आया समझ में? तो दोस्तों इस प्रकार से प्रत्येक जल की बूंदे एक दूसरे से क्या होती हैं? एक दूसरे से आगे बढ़ती चली जाती हैं और वायुमंडल में बाष्पीकरण के कारण जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। समझ में आया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अरे किताबों नहीं पढ़े होंगे ना, तो हम जिस तरीके से बता रहे हैं ना आप लोगों को सारा समझ में आ जाएगा। पौधों में जल का लगातार स्तंभ किस कारण से बनता है? तो जल अणुओं के सुसंगठन के कारण। जल अणुओं के सुसंगठन के कारण दोस्तों जल के अणु सुसंगठित रहते हैं।
ऐसे रहते हैं, एक जल के अणु, दो जल के अणु, तीन जल के अणु इसी तरीके से सुसंगठित रहते हैं और इसी तरीके से पूरे ऊपर तक यानी पेड़ पौधों के पूरे ऊपरी भागों तक विस्तृत रहते हैं। और जब यह जल की बूंद इसको खींचेगा तो ये क्या करेगा कि अपने पिछले वालों को खींचेगा, ये अपने पिछले वालों को खींचेगा और इस तरीके से ये सभी जल की बूंदें पत्तियों के रंध्रों से होते हुए जलवाष्प के रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चले जाएंगे। बात आया समझ में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, जाइलम में जल का प्रवाह लगातार क्यों बना रहता है? जाइलम में जल का प्रवाह लगातार इसलिए बना रहता है क्योंकि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया काम करती है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कार्य करती है। तो 160 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 160 का हो जाएगा बी, जल अणुओं के कोहिशन और एडिशन बल से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, जल प्रवाह का लगातार स्तंभ किस ऊतक में पाया जाता है? तो जाइलम ऊतक ही ना पानी का वितरण करता है। जाइलम ऊतक की सहायता से ना पेड़ पौधों के सभी भागों में जाइलम ऊतक की सहायता से ही ना बाबू पेड़ पौधों के सभी भागों में जल का स्थानांतरण होता है, इसलिए जल स्तंभ पेड़ पौधों के जाइलम ऊतक में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 161 का। अगला प्रश्न है, जल एवं खनिज का ऊपर की ओर परिवहन किसके सम्मिलित प्रभाव से होता है? तो बाष्पोत्सर्जन, खिंचाव और सुसंगठन बल, जिसको चूसड़ बल कहते हैं, चूसड़ बल ना, बाष्पोत्सर्जन, खिंचाव और सुसंगठन बल के कारण ऊपर से देखिए ये हो गया पेड़ पौधों की पत्तियां, ऊपर से बाष्पोत्सर्जन के कारण ऊपर से यानी कि वायुमंडल से बाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण जल की बूंदें जलवाष्प के रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल प्रवेश कर रही है, लेकिन फिर यहाँ पर काम कर रहा है चूसड़ बल, ये इसको चूस रहा है यानी खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है। ये काम कैसे कर रहा है? ये सभी एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से एक ही श्रृंखला में व्यवस्थित है, एक क्रमागत क्रम में व्यवस्थित है। एक क्रमागत क्रम में जल की बूंदों का व्यवस्थित होने के कारण ही जल की प्रत्येक बूंदे एक दूसरे बूंद के कारण खींची चली जाती हैं। बात है समझ में? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, बाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहाँ उत्पन्न होता है? बाष्पोत्सर्जन खिंचाव जो है वो उत्पन्न होता है पत्तियों की सतह पर, क्योंकि पत्तियों की सतह पर ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको रंध्र कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में जल एवं खनिज किस मार्ग से ऊपर जाते हैं? तो भैया वाहिकाओं के माध्यम से, जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो 164 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, पौधों में जल के ऊपर जाने की मुख्य शक्ति क्या है? पौधों में जल के ऊपर जाने की मुख्य शक्ति का नाम है चूसड़ बल और कोहिशन फोर्स है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 165 का। अगला प्रश्न है 166 नंबर में, पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है? तो भैया कहलाता है बाष्पोत्सर्जन। पेड़ पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चले जाना ही बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाता है। तो 166 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, बाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से कहाँ से होता है? तो पेड़ पौधों के पत्तियों से। ऐसे तो सभी जगह से होता है, जड़ में नहीं होता, तना में, बीज में होता है, लेकिन मुख्य रूप से पत्तियों में होता है। ठीक है, तो 167 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जड़, तना, बीज, जड़, तना, जड़ को छोड़ देंगे, तना के माध्यम से बाबू जानते हैं, तना के माध्यम से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत ही मंद होती है, बहुत ही मंद, बहुत ही धीमा होता है। अगला प्रश्न है, पत्तियों के छोटे छोटे छिद्र जिन्हें बाष्पोत्सर्जन में उपयोग किया जाता है क्या कहलाते हैं? तो स्टोमाटा, जिसको अंग्रेजी में स्टोमाटा बोलते हैं, मतलब अंग्रेजी में स्टोमाटा कहते हैं, हिंदी में हम रंध्र कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, बाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है? तो दोस्तों जो बाष्पोत्सर्जन है वो एक प्रकार की है शारीरिक क्रिया। कैसी क्रिया? तो शारीरिक क्रिया है, ठीक ना, साइकोलॉजिकल क्रिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर भौतिक रहेगा तो भौतिक मार देना। अगला प्रश्न है 170 नंबर में, एक मकई का पौधा प्रतिदिन लगभग कितनी मात्रा में जल बाष्पोत्सर्जन से खो देता है? एक मकई का जो पौधा होता है, मकई का जो पौधे होते हैं वो प्रत्येक दिन लगभग कितनी मात्रा में जल बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा खत्म कर देता है, खो देता है? तो सही आंसर 170 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 से 4 लीटर। प्रत्येक पौधों में, प्रत्येक पेड़ पौधों में, प्रत्येक दोस्तों वृक्षों में बाष्पोत्सर्जन दर अलग अलग होता है, बाष्पोत्सर्जन क्रिया अलग अलग होता है, बाष्पोत्सर्जन का जो दर होता है वो भिन्न होता है, सब में समान नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक सेब का पौधा प्रतिदिन लगभग कितनी मात्रा में जल बाष्पोत्सर्जन
बाष्पोत्सर्जन से खो देता है। देखिए ऊपर था क्या, ऊपर था बाबू मकई का पौधा। मकई का पौधा प्रतिदिन बाष्पोत्सर्जन के कारण 5 से 6 लीटर जल खो देता है। लेकिन बात करें सेब का पौधा का, तो सेब का पौधा प्रतिदिन बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जल 10 से 20 लीटर खो देता है। कितना? 10 से 20 लीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक पौधों में, प्रत्येक वृक्षों में बाष्पोत्सर्जन क्रिया का दर समान नहीं रहता। हाँ, एक ही जाति के पौधे में, एक ही जाति के फसल में बाष्पोत्सर्जन क्रिया का दर समान रहेगा, लेकिन विभिन्न पेड़ पौधों में, विभिन्न फसलों में, विभिन्न पौधों में बाष्पोत्सर्जन क्रिया का दर समान नहीं रहता। इसमें है, एक पत्ती अपने भार के बराबर जल को कितने समय में बाष्पोत्सर्जित करती है? एक पत्ती का भार जितना होता है उस भार के बराबर जल, अगर पत्ती का भार है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम जल कितने समय में बाष्पोत्सर्जित कर सकती है, यही बताना है। तो राइट आंसर 172 का हो जाएगा हमारा 1 घंटा। 1 घंटा में पत्ती अपने भार के बराबर जल को निष्कासित कर सकती है। पत्ती का जितना भार होता है, जितना द्रव्यमान होता है, उसके बराबर ही पत्ती क्या कर सकती है? 1 घंटे के अंदर में जल निष्कासित कर सकती है बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर सी। इसमें है, औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार से कितना गुना अधिक जल बाष्पोत्सर्जित करता है? अगर एक पेड़ का भार है, मानकर चलते हैं 100 किलो, एक पेड़ का भार है कितना? 100 किलो। तो आपको बताना है कि औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में जितना समय तक जीवित रहता है, पेड़ जितना समय तक, मान के चलते हैं यह पेड़ जीवित है, यह पेड़ जीवित है 50 साल तक, यानी कि इसकी आयु 50 साल है। ठीक है, औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार से कितना गुना अधिक जल वाष्पोत्सर्जित करता है? तो सही आंसर 173 का होगा हमारा 100 गुना। 100 गुना अपने भार का 100 गुना, जितना समय तक जीवित रहता है, जितने इसकी आयु होती है, उतने आयु में दोस्तों अपने भार का 100 गुना जल वाष्पोत्सर्जित कर देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 100 को 100 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 10,000 किलोग्राम। 10,000 आएगा ना जी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 किलोग्राम बाष्पोत्सर्जित कर देता है अपने पूरे जीवन काल में। ठीक, अगला प्रश्न है, बाष्पोत्सर्जन के लिए किस प्रवणता का निर्माण होना आवश्यक है? तो पारसरणीय प्रवणता, प्रासरणीय प्रवणता का होना बहुत ही आवश्यक है। तो 174 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। पत्तियों में पारसरणीय दाब सबसे अधिक कहाँ होता है? पत्तियों में पारसरणिक जो दाब होता है वो होता है ऑस्टोमेटा के आसपास की कोशिकाओं में। ऑस्टोमेटा के जो आसपास की कोशिकाएं होती हैं उन्हें रक्षक कोशिका कहते हैं, अर्थात गार्ड कोशिका कहते हैं। तो उन्हीं में दोस्तों पारसरणिक दाब सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, पत्तियों में पारसरणिक दाब सबसे कम कहाँ होता है? तो जाइलम से सटी कोशिकाओं में। 176 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जाइलम से सटी हुई जो कोशिकाएं हैं उन्हीं में पारसरणिक दाब सबसे कम होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, पत्तियों में बाष्पोत्सर्जन के कारण कौन सा जल स्तंभ निर्मित होता है? तो बाबू यहाँ पर सही आंसर होगा वायु स्तंभ वाला। 177 का राइट आंसर होगा वायु स्तंभ। कहाँ से होगा? जल स्तंभ ना। पत्तियों में बाष्पोत्सर्जन के कारण कौन सा जल स्तंभ निर्मित होता है? तो जल स्तंभ निर्मित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बूंदों की सहायता से, जल के बूंदों के क्रमागत से, देखिए पानी के जल के बूंदों के क्रमागत व्यवस्थीकरण के कारण ही जल स्तंभ का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, बाष्पोत्सर्जन पौधे में किस संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है? तो बाबू इसका राइट आंसर होगा तापक्रम संतुलन। यानी कि बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा, बाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण ही पेड़ पौधों को ठंडक पहुंचती है, इसलिए पेड़ पौधों का तापमान समान बना रहता है, तेज धूप में भी, तेज तापमान में भी। तो 178 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप तेज धूप में खड़ा रहिएगा तो बीमार पड़ जाइएगा, आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके खोपड़ा में बिल्कुल भी बाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती। अगला प्रश्न है, बाष्पोत्सर्जन पौधों के किस अवशोषण एवं परिवहन में सहायक होता है? तो बाबू यहाँ पर 179 का राइट आंसर होगा खनिज।
बाष्पोत्सर्जन पौधों के खनिज अवशोषण एवं परिवहन में सहायक होता है। खनिज लवण पेड़ पौधों में ही रह जाता है, केवल जल का ही अवशोषण बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा वायुमंडल में होता है। लेकिन जल के साथ आने वाले मिट्टी से जो खनिज लवण होते हैं वो पेड़ पौधों के शरीर में ही रह जाते हैं, शरीर के कोशिकाओं में ही रह जाते हैं। अगला प्रश्न है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कब तक चलती रहती है? जब तक बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बंद ना हो। जब तक बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बंद ना होती है, जब तक पेड़ पौधों की पत्तियों के रंध्र, पत्तियों के स्टोमेटा अपने द्वार को बंद ना कर देती हैं, पत्तियों के जो द्वार कोशिकाएं होती हैं जब तक वे रंध्र को बंद ना कर देती हैं तब तक पेड़ पौधों से बाष्पोत्सर्जन क्रिया लगातार चलती रहती है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया का संपादन होता रहता है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के परिवहन चैप्टर से जुड़े हुए पादप परिवहन से, ठीक है, पादप परिवहन तंत्र से संबंधित जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो सारा का सारा मैंने आप लोगों को बता चुका है। अब आगे जो मैं प्रश्न लेकर आऊंगा वो लेकर आऊंगा जंतु जगत के परिवहन तंत्र से संबंधित। वीडियो अच्छा लगा है तो खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल को यदि आपने बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।